हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है यूरिया सब्सिडी स्कीम। मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं सीनियर फैकल्टी हूँ स्टडी आईक्यू में। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पहले जानेंगे कि यूरिया क्या है, उसकी यूरिया की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट का क्या पर्पज़ है इस सब्सिडी देने के लिए, नीति आयोग क्या कह रहा है इस यूरिया के बारे में। ओके, जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं भारत में उसमें नीति आयोग का क्या ओपिनियन है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, और फिर हम एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्या पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरिया सब्सिडी स्कीम इन इंडिया। पहला है कि इट इज गवर्नड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरा है प्रेजेंटली इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2020। तो आप इस पूरे वीडियो को देखो और कोशिश करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीएससी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड और स्टेट डिफेंस, जो ये डिफेंस एग्जाम है और स्टेट पीएससी है, इनसे रिलेटेड हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप studiiq.com विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चीज़ को हम पहले देखते हैं। यूरिया सब्सिडी स्कीम को हम पढ़ क्यों रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट की जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ठीक है, जो कैबिनेट का पार्ट है, ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि यूरिया सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड करते हैं 2020 तक। अब यूरिया सब्सिडी स्कीम का क्या मतलब हुआ, यूरिया सब्सिडी स्कीम का मतलब हुआ कि जो सब्सिडी दी जा रही है किसके लिए, जो यूरिया को एक तरीके से जो मैन्युफैक्चर करते हैं यूरिया को, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है उस चीज को हम 2020 तक एक्सटेंड करेंगे। इस वजह से, इस फैक्टर की वजह से जो फिजिकल बर्डन आएगा वो लगभग 1.6 लाख करोड़ का होगा, जो बहुत ह्यूज है। ठीक है, और ये जो सब्सिडी है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या मतलब है कि गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और उस तक क्या करेगा, जो भी मनी है, अमाउंट है, सब्सिडी से रिलेटेड जो अमाउंट है वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, लेकिन जो डीबीटी स्कीम है फर्टिलाइजर से रिलेटेड और डीबीटी स्कीम है इन जनरल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो डीबीटी जो स्कीम है इन जनरल, उसमें जो मनी है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जाएगा, लेकिन डीबीटी जो स्कीम है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, उसमें जो मनी है वो जाएगा जो कि सपोज जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि एक इस स्कीम के तहत एक प्राइस कंट्रोल कर देगी। गवर्नमेंट ये कह देगी कि जो भी इस यूरिया को प्रोड्यूस करेगा वो उसका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है और उसकी वजह से जो फार्मर्स है उनको जो यूरिया मिलेगा वो एक लेस अमाउंट में मिलेगा, एक लेस रेट में मिलेगा। पहले समझते हैं कि यूरिया है क्या। देखो यूरिया एक तरीके से आप समझो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो CONS2। अब आप जब भी गांव जाते हो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो फार्मर्स हैं इस वाइट कलर के इस है ना, इसको डालते रहते हैं फील्ड में। तो ये है क्या, यही यूरिया है। अब यूरिया डाली क्यों जाती है, जैसे जैसे ये सॉइल है, ओके, इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट जब ग्रो करते हैं तो इनके ग्रोथ के लिए इनके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इनको नाइट्रोजन चाहिए होगा, इनको फास्फोरस चाहिए होगा, इनको पोटेशियम चाहिए होगा, इनको जिंक चाहिए होगा, मोलिब्डेनम चाहिए होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको रिक्वायर्ड होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इनको नहीं मिलेगी तो एक तरीके से क्या होगा, इनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ओके, सो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो जो यूरिया है, यूरिया बेसिकली जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन मन में आएगा कि एटमॉस्फेयर में तो जो अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन की वो 70% के ऊपर है, लेकिन फिर भी प्लांट को हम एक्सटर्नली नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, रादर वो नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, सो अगर उन प्लांट्स को नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है, वाया, है ना, किस फॉर्म में, नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म बाय यूजिंग यूरिया, तो
जो प्लांट है उसके ग्रोथ को इफेक्ट होगा। मतलब वो जो प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसका जो जैसे जो फ्रूट्स होंगे या प्रोडक्टिविटी होगी या इल्ड होगी जो है ना पूरा ओवरऑल, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो सपोज राइस है, आपको राइस ग्रो करना है 9.8 टन के लिए 1 हेक्टेयर में, तो आपको लगभग इतना 217 kg यूरिया यूज करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली आपको पोटैटो ग्रो करना है तो 40 सपोज है ना 40 टन पर हेक्टेयर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 170 kg लगभग यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका अगर कॉस्ट जो होता है वो कॉस्ट एक तरीके से क्या है, कॉस्ट अगर बहुत हाई होगा तो जो हमारे फार्मर्स उसको बाय नहीं कर पाएंगे। अगर फार्मर्स इनको बाय नहीं कर पाएंगे तो अपने आप इन सारे जैसे राइस हो गया या पोटैटो होगा इससे अपने आप ही प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? बेसिकली क्योंकि प्लांट्स को तो रिक्वायर्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर यूरिया का प्राइस बहुत हाई हो जाएगा तो स्मॉल फार्मर्स उसको नहीं खरीद पाएंगे, इस वजह से। अब देखो यूरिया सब्सिडी क्यों दी जा रही, गवर्नमेंट क्यों डिसीजन ले रही है कि हमें यूरिया सब्सिडी देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट नहीं, पहले भी गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है, बट क्यों डिसीजन लिया जा रहा है? तो इसमें ये समझो कि हमारे ज़्यादातर फार्मर्स हैं वो स्मॉल है, मतलब ये आप ये मानो कि वो 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होल्ड करते हैं। और आप ये मानो कि सारे पूरे जितने फार्मर्स हैं उसमें से बहुत ही कम फार्मर, लगभग सपोज 1% ही फार्मर्स हैं जो कि लार्ज लैंड होल्डिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा लैंड। ये एग्रीकल्चर का जो डेटा ये कह रहा है। तो अगर सारे मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं अगर स्मॉल और मार्जिनल है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो वो एक तरीके से नहीं खरीद पाएंगे। अगर नहीं खरीद पाएंगे तो भारत का जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है या दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन है, वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो इसको ऐसे समझो कि सपोज ये यूरिया है, गवर्नमेंट कहेगी इसका जो प्राइस है वो ₹5360 पर टन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट एक एक्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर प्राइस को कंट्रोल कर रही है। अगर प्राइस इससे ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है तो जो स्मॉल फार्मर्स है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो बाय नहीं कर पाएंगे। अगर बाय नहीं कर पाएंगे तो ये इससे क्या होगा कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्राइस को एक कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। और जो मैन्युफैक्चरर होगा उसका, जो उस सपोज जो भी कंपनी इस यूरिया को प्रोड्यूस कर रही है वो उसका जो कॉस्ट आएगा, ठीक है, और जितने में वो सेल कर रही है उसमें जो डिफरेंस होगा उसको जो गवर्नमेंट होगी वो ट्रांसफर कर देगी एज, है ना, एज अ सब्सिडी। किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर नहीं कर रही है, किसको कर रही है? जो उसका मैन्युफैक्चरर है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो एक ओपिनियन है कि देखो जो हम अवेयर हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, वो एम कर रहा है कि लगभग, है ना, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे हमारी जो पीपल हैं कंट्री में। तो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का क्या मतलब है कि जो फूड ग्रेन्स है, राइस है, व्हीट है, उसको बहुत ही लो रेट में जो पॉपुलेशन है जो जहाँ तक जिनके पास फूड नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, तो उन तक सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स को पहुँचाया जाए। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए कि हम इस ऑब्जेक्टिव को पा सके, ये रिक्वायर्ड है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहे। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपने आप, है ना, हम जो ये टारगेट है फूड सिक्योरिटी एक्ट का उसको मीट कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। उस केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया भी जरूरी है जो कि प्लांट्स में डाला जाएगा और जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखो नीति आयोग का एक ओपिनियन है, उसको हम देखते हैं। नीति आयोग ने अपने जो एक्शन प्लान है जो अभी रिलीज किया था कुछ टाइम पहले, है ना, तो उसमें नीति आयोग ने अपना कुछ ओपिनियन दिया। उसमें नीति आयोग क्या कहता है कि देखो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, इनका मिक्सचर, जो आइडियल मिक्सचर 4:2:1 होना चाहिए। और डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की सॉइल है, आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पे इसका जो रेशियो वेरी कर जाएगा।
और आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको नाइट्रोजन ज़्यादा डालना है, फास्फोरस ज़्यादा डालना है, पोटेशियम ज़्यादा डालना है, या जिंक डालना है, या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डालना है? तो आप क्या करो, सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करो। नीति आयोग क्या कहता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से आप ये देखो कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है सॉइल को, और फिर उसके बेसिस पे आप न्यूट्रिएंट्स को डालो। अब हो क्या रहा है कि जो यूरिया है ये जो हाईली सब्सिडाइज प्राइस में अवेलेबल हो रही है फार्मर्स को, तो फार्मर्स को क्या लगता है कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अगर यील्ड इंक्रीज करनी है, तो आप ज़्यादा सा यूरिया डाल दो। तो ज़्यादा यूरिया डालने से प्रोडक्टिविटी एक छोटे टर्म के लिए तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो सॉइल की पूरी हेल्थ है, मतलब जो सॉइल है वो उसकी हेल्थ एक तरीके से खराब हो जाती है, और फ्यूचर में वहाँ पे फिर क्रॉप नहीं ग्रो करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो नीति आयोग है, वो नीति आयोग ये कह रहा है कि जो ये सब्सिडाइज्ड आप यूरिया प्रोवाइड कर रहे हो इतना इजीली, उसकी वजह से जो एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है, जिसके तहत क्या है कि वो जो फार्मर्स है वो यूरिया का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नीति आयोग ने एक ये रिपोर्ट भी कोट की है, कहती है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, उसने जो सर्वे किया इन स्टेट्स में, तो पाया कि 2/3 जो है उसमें फर्टिलाइजर का ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब कि जो ये आइडियल मिक्सचर ये तो हो ही नहीं रहा, प्लस जो रिक्वायर्ड एक तरीके से जो एक साइंटिफिक यूज़ होना चाहिए फर्टिलाइजर का, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो देखते हैं। पहला इम्पैक्ट देखते हैं फार्मर्स पे। जो आप देखो एक स्मॉल फार्मर्स है, अब स्मॉल फार्मर क्या करेगा कि अगर सब्सिडाइज रेट में उसको यूरिया मिल रहा है तो वो उसका ओवर यूज करेगा, ओवर यूज करके उसमें अपना पैसा भी उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, उसकी लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इल्ड जो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो फ्यूचर में नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवर यूज ऑफ यूरिया की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इतना इंक्रीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है कि सॉइल हेल्थ। आप देखो, अगर आप यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, आप सिर्फ यूरिया ही डालोगे, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा। सॉइल की फर्टिलिटी आप देखो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करेगी। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए आपको अलग अलग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरत होंगे। आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तो जरूरत है ही, साथ में जिंक है और दूसरे जो निमोलिब्डेन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी सॉइल में अवेलेबल होंगे। अगर वो अवेलेबल होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी, और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो अपने आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन आप जब यूरिया बहुत ज़्यादा डालोगे तो उसकी वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, एक तरीके से उनका आप ये मानो कि वो और कम होते चले जाते हैं। तो सॉइल की हेल्थ भी एक तरीके से एक फैक्टर है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हमें जो सब्सिडी देनी है फार्मर्स को, ठीक है, अब किसको, लगभग है ना, इतने फार्मर्स को अगर जो हमें ये यूरिया स्कीम के तहत जो हमें सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिस्कल बर्डन होगा वो फिस्कल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा 1.6 लाख करोड़, जो बहुत ज़्यादा है। इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट देते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए। अब आप अगर बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रॉप के ग्रोथ के लिए, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और भी जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए, सिर्फ यूरिया नहीं अवेलेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में बहुत इम्पैक्ट होता है। जब यूरिया को बहुत इजीली जो फार्मर्स को अवेलेबल कर दिया जाता है तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, सपोज रेनफॉल हुई, और रेनफॉल हुई तो वो जो यूरिया है वाटर के साथ मिलकर नियर बाय पॉन्ड में चला गया, उस पॉन्ड में जो फिशेस है उसको कंज्यूम किया, तो फिश की बॉडी में वो एक तरीके से डिपॉजिट हो गया। फिर धीरे धीरे वो बर्ड की बॉडी में, जो कि फिश पे डिपेंडेंट है, ओके, उसकी बॉडी में वो इंक्रीज हो गया, और जो फिर ह्यूमन अगर उस बर्ड को कंज्यूम करेगा तो वो उसकी बॉडी में डिपॉजिट होगा। तो ये जो फूड चेन है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ यूरिया है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट ये है कि जो अगर आप यूरिया यूज भी करते हो तो उसकी वजह से जो हैबिटेट्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अब देखो कैसे, अब जो आप देखोगे कि जो सॉइल है, सॉइल में बहुत छोटे छोटे माइक्रो है ना, माइक्रोब्स रहेंगे या छोटे कीड़े हैं, ये सारी चीज़ें सॉइल के आसपास
रहेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हो, तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक तरीके से डेथ हो जाती है। ठीक है, उनकी क्यों डेथ हो जाती है कि एक तरीके से कई बार तो वो एज अ टॉक्सिक वर्क करते हैं और कई बार उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड। अब एक रिपोर्ट ने मेंशन किया है कि मिल्क है जैसे काऊ का मिल्क है उसमें यूरिया कंटेंट है। अब ये क्यों हो रहा है कि जो काऊ है वो जो क्रॉप का जो रेसिड्यू है, जैसे जो क्रॉप के जब कटाई होती है तो जो बाद के जो क्रॉप का बचता है, ठीक है, तो उसको जो एनिमल्स है उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो जब कंज्यूम करते हैं तो वो प्लांट्स में यूरिया के कंटेंट्स होते हैं और उसको कंज्यूम करने की वजह से जो जो काऊ है उसमें भी क्या है, उसके मिल्क में भी यूरिया की प्रेजेंस है। तो अब देखते हैं क्या सोल्यूशन है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है हम उसको 2020 तक यूरिया सब्सिडी स्कीम इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि एक ओपिनियन है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्यूचर में, है ना, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की, जो फूड ग्रेन एक कम प्राइस में अवेलेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाएगी। लेकिन दूसरा ओपिनियन ये भी है कि इसका इकोलॉजी में इफेक्ट पड़ रहा है, इसका हेल्थ में इफेक्ट पड़ रहा है, तो है ना, अलग अलग एस्पेक्ट में इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि क्या है, इस चीज़ को हम सुधार सके। तो हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। अब देखो गवर्नमेंट लेवल में क्या स्टेप लिया जा सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे जैसे कि इस पर्टिकुलर जो स्कीम है जो जिसका नाम है यूरिया सब्सिडी स्कीम, इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट लेवल पे एक स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके और दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिलके सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रमोट करें। सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या होगा कि जो फार्मर्स है उसको पता चलेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स उनको डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर उनको डालना चाहिए। तो जो सॉइल को रिक्वायर्ड होगा वही फर्टिलाइजर वो डालेंगे। ऐसा नहीं कि अगर यूरिया इजीली अवेलेबल है तो हमेशा यूरिया डालेंगे, यूरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे। ठीक है, दूसरा आपको परंपरागत कृषि विकास योजना एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें वो क्या गवर्नमेंट कह रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये देखो क्या मतलब हुआ कि इन जनरल हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, जो कंपोस्ट होते हैं, है ना, वो, और जो जैसे लीफ है ना, लीफ को एक या क्रॉप के जो बचे हुए है ना, क्रॉप रेसिड्यू जो है उनको एक गड्ढे में वो कर लिया, फिर उससे जो मैन्योर हुई है ना उसको ही डाला गया किसमें, जो कि हमारी फील्ड है उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है परंपरागत कृषि विकास योजना। आपने सुना होगा जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम क्या है, फुली है ना, एक तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब वहाँ पे जितनी भी फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक है। उसका मतलब वह है कि वहाँ जनरल जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ है बहुत ही लो लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट सजेशन है कि आप पंचायत को एम्पावर करो। अब गांव में कोई भी छोटी मोटे इम्प्लीमेंटेशन है जो ग्राम है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, पंचायत पे। तो अगर जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं अगर उन तक कोई मैसेज पहुंचाना है या फिर उनको ट्रेन करना है तो पंचायत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पंचायत जैसे सरपंच हो गया वो मीटिंग कॉल कर सकता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से जो उस विलेज के, और फिर डिस्कस कर सकते हैं कि किस वे में उनको यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजर। तो पंचायत को अगर हम एम्पावर करेंगे, उनको हम पंचायत के जो हमारे मेंबर्स उनको हम ट्रेन करेंगे तो इस चीज़ में हमारा हेल्प हो सकता है कि जिससे क्या है कि जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं वो सब्सिडी को, यूरिया में जो सब्सिडी दी है उसकी वजह से जो प्राइस कम है, ठीक है, तो यूरिया को वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही रैशनली यूज़ करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। फार्मर लेवल पे अगेन क्या क्या जिम्मेदारी है, फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करना चाहिए और फिर फर्टिलाइजर का यूज़ करो। यूरिया को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। फार्मर को मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब कि एक साल में कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करे। अगर एक साल में कई सारे क्रॉप जैसे रबी सीजन है, खरीफ सीजन है या जैद सीजन है, उन तीनों में अगर क्रॉप ग्रो करेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप मेंटेन रहेगी। अब अगर वो एक ही क्रॉप को पूरे साल ग्रो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉइल में एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वही यूज़ होगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो दोबारा से जनरेट नहीं हो पाएंगे सॉइल में। तो नीति आयोग ने अपने एक स्टेट फॉरवर्ड रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, उसमें कहा है कि एक ये देखो डिजिटल सॉइल टेस्ट रिकमेंडेशन है। ठीक है, जो पूसा है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया हुआ है, वो प्रमोट करे। ठीक है, ये अगर प्रमोट करेंगे तो
फार्मर्स को जो अपनी जानकारी है कि जो अपना सॉइल टेस्ट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें के बारे में फार्मर्स को जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से फार्मर जो है यूरिया का एकदम से गलत यूज़ नहीं करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी ठीक रहेगी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि आज का जो टाइम है वो उसमें हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भी नहीं हो सकते और पूरी तरीके से केमिकल भी नहीं हो सकते। हमारे एक जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उन्होंने ये सजेशन दिया कि आज के टाइम पे हमें जो एग्रीकल्चर फॉर्म जो फॉलो करना चाहिए वो एक तरीके से कौन सा होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और उसमें एक लेवल तक जहाँ रिक्वायर्ड वहाँ आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करो, बट जहाँ मैक्सिमम कोशिश करो कि जो फार्म रेसिड्यूज हैं, जो बचे हुए क्रॉप्स हैं, उन्हीं को एज अ मैन्योर में कन्वर्ट करके फार्म में यूज़ करो। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होगी और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी नहीं होंगी। ओके, सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं मेन से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं आप। अपने पेपर में क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोवाइडिंग यूरिया सब्सिडी विल नॉट ओनली हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट बट ऑल्सो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है। अब इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट का क्या मतलब है कि लगभग फिजिकल बर्डन हमारा इंक्रीज हो जाएगा 1.6 लाख करोड़ का। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का क्या मतलब है, वही जो हमने डिस्कस किया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, उसको आप कनेक्ट करके लिख सकते हो। ओके, सो इसका आंसर जरूर लिखना और कमेंट सेक्शन में आप मन में जो भी पॉइंट हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।